Assalamu alaikum MDK aspirants 2026. I exactly know the situation, the phase through which you are passing. Because आज से ठीक 2 साल पहले मैं भी इस फेज से गुजरा था और इसी फेज में कोताही की वजह से मुझे पूरा साल रिपीट करना पड़ा। बट मैं चाहता हूँ कि मेरी की गई गलती तुम ना दोहराओ और तुम इसी साल अपना एडमिशन सिक्योर कर पाओ। मैं जानता हूँ कि इस टाइम पर तुम स्टक हो, तुम कंफ्यूज्ड हो, तुम अपना एनालिसिस ही नहीं कर पा रहे। क्या मुझे लेक्चर्स लेने चाहिए, मुझे रिवीजन ज़्यादा करनी चाहिए या मुझे प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहिए। बट आई गारंटी यू कि इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह तुम अपना एनालिसिस कर पाओगे सबसे पहले तो कि मैं किस स्टेप पर हूँ और आगे मुझे किन स्टेप्स पर जाना है। सो आई एम डॉक्टर जुनेद खान, एन MBBS स्टूडेंट फ्रॉम अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर. As an elder brother, I'm going to teach you, I'm going to guide you each and everything of MDCAT. Material, mentorship, guidance, each and everything. I will welcome, I will appreciate your every question. So considering me your elder brother, you have to just follow my YouTube channel and hit the like button. So start करते हैं. आज की वीडियो में मैं तुम्हें MDCAT का पूरा रोड मैप सिंपल और इजी स्टेप्स में समझाऊंगा. मेरी ना असल में आदत ये है कि मैं चीज़ों को बहुत सिंपलीफाई और आसान करके समझाता हूँ ताकि मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ, वो अगले के दिमाग में भी जाए। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और इस फेज से गुजरने के बाद मैंने नोट किया है कि MDCAT का पीरियड सिर्फ 3 बेसिक स्टेप्स पर मबनी है। अगर आप उन 3 बेसिक स्टेप्स को अच्छे से कर जाते हो तो आपकी वो सीट सिक्योर होने से कोई नहीं रोक सकता। एक एडवाइस करता चलूंगा उन 3 स्टेप से पहले कि डियर स्टूडेंट्स, प्यारे फ्रेशर्स और प्यारे इंप्रूवर्स, अगर आपको वाकई इन 2 महीनों में अपनी सीट सिक्योर करनी है तो आपको अपनी कमर कसनी पड़ेगी, अपनी कमर बांधनी पड़ेगी, अपनी कमर कसनी पड़ेगी, अपनी फजूल की एक्टिविटीज़, फजूल की हॉबीज़ को तर्क करना पड़ेगा। क्रिकेट खेलती हो छोड़ दो, ड्रामा देखती हो छोड़ दो, सोशल मीडिया छोड़ दो, फेसबुक, इंस्टा सारे ऐप्स डिलीट कर दो, मेहमान नवाजी छोड़ दो। अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो उसे आपने टाइम बिल्कुल नहीं देना, उसे सलाम करें, सलाम करने के बाद बस अपना काम सुननी पड़ेगी। इस पीरियड में लोगों की बातें आपको सुननी पड़ेंगी, बट जब आप अपनी मंजिल अचीव कर लोगे तब वही लोग आपको अप्रिशिएट भी करने आएंगे, तब वही लोग आपके उस टाइम की कदर को समझेंगे जो आपने उस टाइम की हो कि ये बंदा इस पर्पस के लिए लड़ रहा है। दैट्स वाई अभी तुम्हें बाकी सब चीज़ों से अपनी नज़र हटाकर अपनी उस सीट पर नज़र रखनी है जो तुम्हारी ड्रीम कॉलेज में पड़ी है। सीट तुम्हारी ड्रीम कॉलेज में पड़ी हुई है, बस तुम्हें अपनी नज़र वहाँ पर रखनी है, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके। तुम्हें हर वक्त ये पता होना चाहिए कि जब तुम नौसरबाजी में बिजी होगे, जब तुम अपना टाइम ज़ाया कर रहे होगे, तब तुम्हारी जगह कोई और तुम्हारी सीट हासिल करने के लिए मेहनत कर रहा होगा। और याद रखना कि MDCAT में हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं, या आई थिंक 1 लाख से भी ज़्यादा, और सीट कितनों को मिलती है? सिर्फ 3000 से 3500 तक। तो ये टोटल आई थिंक 5% भी नहीं बनता। सो यहाँ से तुम्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि तुम्हारी मेहनत इस चीज़ का मुँह बोलता सबूत हो कि मेरी मेहनत और मेरी कोशिश इन सब बच्चों से ज़्यादा। नाउ टाइम वेस्ट किए बिना अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। I have divided the MDCAT period in 3 phases. Number 1 is deep syllabus completion with minute MCQs practice. Number 2 is effective revision with average number of MCQs practice. And number 3 is practice bombardment. जैसे न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स की नहीं होती bombardment, वैसे। अच्छा, इन फेजेस पर कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाई जा सकती है। अगर तुम्हें समझ ना आए कि इन 3 फेजेस को कैसे कवर करना है तो मैं अलग से इसके लिए वीडियो बना दूंगा, बट माइन्यूट सी डिटेल्स में इस वीडियो में ही देता चलूंगा। सबसे पहले जी बच्चों, डीप सिलेबस कंप्लीशन है। डीप सिलेबस कंप्लीशन का मतलब ये है कि आपने लेक्चर्स लेने हैं और उनका कॉन्सेप्ट डीपली अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ये जो तीनों फेजेस है ना, ये बड़े एक सीक्वेंस में है। अगर आपने इसका सीक्वेंस डिस्टर्ब कर दिया, अगर आप पहले फेज को क्लियर किए बगैर अगले स्टेप पर चले गए तो आप डेफिशिएंसी में रहोगे, आप एक लैक में रहोगे। ठीक है, यानी कि बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है ना, अगर आपकी वो कमजोर होगी तो आपकी बिल्डिंग खड़ी नहीं रह पाएगी। सो डीप सिलेबस कंप्लीशन का मतलब ये है कि आप शॉर्ट्स, अगर शॉर्ट नोट्स बनाते हो, शॉर्ट लिस्टिंग साथ करते हो, तो वो आपकी डीप सिलेबस कंप्लीशन वाले फेज में कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेक्चर्स लिए, उसकी कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग कर ली, कोई टॉपिक ऐसा ना हो जो आपको समझ ना आया हो। उसके बाद अगर आपके नोट्स वगैरह हैं वो बना लिए, शॉर्ट नोट्स देख लिया, अगर आपने और बुक्स देखनी है डिफरेंट प्रोविंसेस की वो देख ली। इस फेज में ये काम सारे हो जाने चाहिए। उसके बाद आपकी 30 MCQs आपने प्रैक्टिस कर लेने हैं विद रेक्टिफिकेशन। ये काम करने के बाद आप कहोगे कि एक पर्टिकुलर चैप्टर का मेरा पहला फेज कंप्लीट हुआ है। अच्छा, सेकंड स्टेप पर आता है आपकी इफेक्टिव रिवीजन। इफेक्टिव रिवीजन आपने बच्चों कम से कम भी 2 करनी है। जो आपका MDCAT है उससे पहले आपने कम से कम 2 इफेक्टिव रिवीजन्स करनी है। और तीसरा फेज आपका क्या है जी? प्रैक्टिस बम्बार्डमेंट। अच्छा, अब जो इफेक्टिव रिवीजन है ना, इसमें आप
रिवीजन को मैक्सिमम टाइम दोगे, लाइक 80% और एमसीक्यूज प्रैक्टिस को आप 20 to 30% टाइम दोगे, और उसमें अपने कम से कम 40 से 50 एमसीक्यूज पर चैप्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस बम्बार्डमेंट में आओगे तब आप इन दोनों फेजेस को शिफ्ट कर दोगे और आप 80% टाइम जो है वो प्रैक्टिस को दिया करोगे और 20% आपने जो है ना फास्ट लेजर टाइप रिवीजन करनी है। अच्छा, ये अब इफेक्टिव रिवीजन्स के लिहाज से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने 2 रिवीजन्स करनी है, और वो 2 रिवीजन्स कैसे करनी है, टाइम पर बात कर लेते हैं। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से मैं समझता हूँ कि आपका जो पहला मंथ है, यानी 2 मंथ्स आपके पास रहते हैं, तो जो पहला मंथ है उसमें आपका सिलेबस डीपली कंप्लीट हो जाना चाहिए, डीपली कवर हो जाना चाहिए। यानी इसके बाद कोई नोट्स नहीं बनाने, इसके बाद आपने कोई शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह नहीं करनी, यानी इस फेज में ये हो जाना चाहिए। इफेक्टिव रिवीजन्स में आपका इतना अच्छा सिलेबस कवर हुआ हो कि आप सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करो, रिवाइज करो। अब बच्चे कुछ कहेंगे कि 1 मंथ में नहीं पॉसिबल, तो 1 मंथ में पॉसिबल है सिलेबस कंप्लीट करना, ठीक है, लेकिन तुम्हें इसके लिए अपनी कमर कसनी पड़ेगी ना, इसके लिए अपनी हॉबीज, अपने फजूलियात उनको निकालना पड़ेगा। कम से कम भी 14 से 15 घंटे दिन में देने पड़ेंगे, तो कैसे नहीं होता सिलेबस कवर? सिलेबस कवर होगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर तुम्हें इन फेजेस को एग्जीक्यूट करवाना ना आया सही से, तो इंशाल्लाह मैं उसकी भी वीडियोस बना दूँ। अच्छा जी, सेकंड स्टेप पे आपकी आई इफेक्टिव रिवीजन, जो आपका नेक्स्ट मंथ बच जाएगा, उसमें से लास्ट वाले हमने 7 डेज को एक्सक्लूड कर देना है। लास्ट वाले 7 डेज हमारी लास्ट रिवीजन होगी एमडी कैट के लिए। वहां पर भी आप 2 रिवीजन कर सकते हैं, बट वो बच्चे कर सकते होंगे वहां पर रिवीजन जिन्होंने एफएससी में भी अच्छी तरह पढ़ाई की होगी और इन 1.5 मंथ्स को भी अच्छी तरह यूटिलाइज किया होगा। उससे पहले आ जाएं तो आपके पास कितने दिन बच गए, लाइक 23 से 24 दिन बच गए। उनमें 15 दिनों में, पहले 15 दिनों में आपने क्या करना है, एक रिवीजन करनी है। 30 दिनों में आपके डीप सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर अगले 15 दिनों में आपने एक रिवीजन करनी है। 5-5-5 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अच्छा, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को अभी आप साइड पे रख दें, उसको ना छेड़ें। और फ्रेशर से तो मेरी खास रिक्वेस्ट है, एडवाइस है उनको कि आपने इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को हाथ नहीं लगाना, ठीक है, अभी उनको हाथ नहीं लगाना, और उसको 3 दिन से ज्यादा उनको टाइम नहीं देना। लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश आपकी इंशाल्लाह 3 दिन में कवर हो जाएगी। लॉजिकल रीजनिंग आपकी आधे दिन में हो जाएगी। इंग्लिश को आपने अगर 2.5 दिन सही तरह तवज्जो के साथ दे लिए तो इंशाल्लाह आपकी वो भी कवर हो जाएगी। इससे ज्यादा आप बच्चों टाइम देना अफोर्ड नहीं कर सकते इंग्लिश को। अगर आप देखें, इसमें 9 इंग्लिश के हैं और 9 ही लॉजिकल रीजनिंग के, तो 9 18, इसमें 18 में से 10 तो वैसे ही बंदे के ठीक हो जाते हैं, लाइक वो इतने इजी होते हैं कि वैसे ही ठीक हो जाते हैं। बाकी 8 भी अगर आपने 3 दिन उसको सही टाइम दे लिया तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि वो ठीक हो जाएंगे। आपने मेजर सब्जेक्ट्स को ही अपने टारगेट और फोकस पे रखना है, अपने न्यूक पे रखना है। पहली इफेक्टिव रिवीजन आपकी होगी 15 दिनों में। अब उसके बाद जो 7 से 8 दिन बनते हैं लास्ट वाले हफ्ते को निकाल, उसमें आपकी एक रिवीजन हो जाएगी, सही है। तो इस तरह आपकी कितनी रिवीजन हो चुकी हैं? एमडी कैट के 1 हफ्ते से पहले आपकी 2 रिवीजन हो चुकी हैं, इफेक्टिव रिवीजन, और उससे पहले आपका एक बार सिलेबस डीपली कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब जिन बच्चों की तैयारी बहुत ही वीक है, वो इन 24 से 25 दिनों में एक रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। और एक रिवीजन लेकिन आपकी हाईली इफेक्टिव होनी चाहिए। इफेक्टिव से मेरा क्या मुराद है, दिस कांट बी एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो। रिवीजन का भी एक प्रॉपर पूरा मेथड होता है। थर्ड पे आ जाती है आपकी प्रैक्टिस बम्बार्डमेंट। अब प्रैक्टिस बम्बार्डमेंट में आप जब पहली रिवीजन कर लोगे ना, तो जो दूसरी रिवीजन होगी ना, वो रिवीजन होती है लेजर टाइप, लाइक आप जल्दी चीजों को गो थ्रू करते हो और फिर आप प्रैक्टिस की तरफ आते हो। प्रैक्टिस एक ऐसा स्टेप है कि अगर आप ये नहीं करोगे, आप खुद को एनालाइज ही नहीं कर पाओगे कि मैं कितने पानी में हूँ, और आपका वो रियल एक्सपोजर ही नहीं बिल्ड हो सकता एमडी कैट का। लेकिन प्रैक्टिस भी सिर्फ काफी नहीं है ना, प्रैक्टिस विद रेक्टिफिकेशन काफी है। अक्सर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और बेतहाशा प्रैक्टिस करते हैं, बट गलती वो ये करते हैं कि रेक्टिफिकेशन के साथ प्रैक्टिस नहीं करते। तो आपने ये गलती नहीं करनी, बल्कि रेक्टिफिकेशन से मुराद है अपनी गलतियों को नोट करना, हर एमसीक्यू को, हर मिस्टेक को समझना कि मेरी वो क्यों गलती हुई है, इसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन, और फिर उसको एक शॉर्ट लाइन की फॉर्म में नोट कर लेना। आई विल गाइड यू अबाउट दिस आल्सो इंशाल्लाह। इसके बाद आपका आ जाता है जी लास्ट जो वीक होगा, उसका एक अलहदा से मैं आपको प्लानर प्रोवाइड करूंगा। उस प्लानर में इंशाल्लाह जो अच्छे बच्चे हैं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, वो 2 रिवीजन कर पाएंगे, और जो एवरेज बच्चे हैं वो एक इफेक्टिव रिवीजन जरूर उस वीक में कर पाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और ये जो लास्ट हफ्ते की रिवीजन होते हैं, ये बच्चों बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही क्रिटिकल होती है। अगर आप ये नहीं करके जाओ या यहाँ पे थक जाओगे, तो आपके एमडी केयर में मार्क्स अच्छे स्कोर नहीं होते। सो ये थे आपके 3 स्टेप्स जो आपके 100% क्लियर होने चाहिए। अब आप अपना एनालिसिस कैसे करो? अपना एनालिसिस ऐसे करो कि अगर मेरा डीप सिलेबस कंप्लीशन कवर्ड है ये फेज, तो मुझे रिवीजन करनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आज से ही स्टार्ट करो, अपने उन चैप्टर्स को डीपली कवर करना स्टार्ट करो, डीपली अंडरस्टैंड करना शुरू करो जो आपके वीक हैं। बच्चों, अगर आपने उनको छोड़ा हुआ है ना, तो टिल द एमडी कैट डे तक वो आपका कॉन्फिडेंट लूज करते रहेंगे।
आपको डीमोटिवेट करते रहेंगे और आप अभी सबसे पहले बाकी चीज़ें छोड़ के उन चैप्टर्स को कवर कर लो। अगर आपका पहला फेज कंप्लीट हो चुका है तो फिर आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन्स करो इस टाइम पे, ठीक है। अगर आपकी रिवीजन भी अच्छी है तो फिर आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा जस्ट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो और रेक्टिफिकेशन के साथ प्रैक्टिस करो। सो ये आपके 3 फेजेस मैंने सिंप्लीफाई करके शॉर्टली एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि इन तीनों फेजेस को एग्जीक्यूट कैसे कराया जाए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। आई विल मेक द मास्टर प्लान फॉर यू विद डेट एंड विद चैप्टर्स। मैं इंशाल्लाह डे वाइज आपके लिए प्लान बना दूंगा कि इन डेज में आपने ये चैप्टर्स कवर करने हैं और यहाँ तक आपका ये कवर हो जाना चाहिए। एट द लास्ट में यही कहूँगा कि अगर तुमने किसी बड़ी चीज़ को हासिल करने का सोच ही लिया ना तो अब पीछे मत हटना। अब तुम्हें अपने और अपने माँ बाप के ख्वाबों को पूरा करके ही पीछे हटना है। और इस सफ़र में एज एन एल्डर ब्रदर, एज अ बिग ब्रदर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम and despite of my hectic MBBS routine, I will try my best to respond as soon as possible. एक और एडवाइस मैं ये देना चाहता हूँ कि आई नो ये सफ़र काफ़ी स्ट्रेसफुल और काफ़ी थका देने वाला होता है और इस सफ़र में जो इंसान की हालत होती है ना वो आपके अल्लाह के सिवा और आपके सिवा कोई नहीं जानता होता। सो इस सफ़र में तुमने अल्लाह ताला को अपना बेहतरीन दोस्त बनाकर चलना है ताकि तुम जब भी थको, जब भी डीमोटिवेट हो, जब भी स्ट्रेसफुल हो तो तुम वापस उसी की तरफ जाओ और उससे दोबारा एनर्जी लेकर आओ। आई वॉन्ट टू से तुमने रोज़ 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी, रोज़ सुबह तिलावत करनी है। These things will give you motivation. These things will give you the spark that you can do it and inshallah you will do it. अभी के लिए इतना ही। Inshallah I will guide you. I will provide you entire mentorship through this period. You have to just subscribe this channel और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। Thank you.